नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो हम लोग आज जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ टॉपिक कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, तो रासायन विज्ञान की जो भी महत्वपूर्ण रासायनिक अपक्रियाएं हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोर्ड में देखिए पूछी जाती है, इनमें से कोई ना कोई अपक्रिया जरूर आपको मिल जाएगी देखने के लिए, तो इसे अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और सभी को शेयर भी कर दीजिएगा। जो लोग हाई स्कूल का एग्जाम इस बार दे रहे होंगे तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने अपक्रियाओं के नाम पहले से लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी अपक्रियाएं हैं, तो संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो यहां पे वियोजन अपक्रिया को एक नाम और देते हैं अपघटन। अपघटन, ठीक है, याद रखेंगे। द्विविस्थापन को द्वि अपघटन कहते हैं, द्वि अपघटन। ठीक है, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, तो इसके बाद है उपचयन, अपचयन, और उसके बाद इन्हीं को मिलाकर पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। उसके बाद है उदासीनीकरण अपक्रिया, फिर योगात्मक, फिर प्रतिस्थापन है, एस्टरीकरण है, साबनीकरण, क्लोरीनीकरण और हाइड्रोजनीकरण है। ठीक है, तो आइए एक एक अपक्रिया को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपक्रिया हमारी है संयोजन अपक्रिया। तो उदाहरण के साथ सभी अपक्रियाओं को हमें लिखना पड़ता है, तो हम सभी अपक्रियाओं को उदाहरण सहित देखेंगे। तो संयोजन अपक्रिया को देखिएगा, संयोजन अपक्रिया। तो देखिए मैं लिखते चलता हूं सीधे। तो संयोजन अपक्रिया क्या होती है, तो जब दो या दो से अधिक लोग मिलेंगे और मिलकर एक हो जाएंगे तो उसे संयोजन कहते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अपकारों का, तो आप दो शब्द पहले रख लीजिए, शुरू में हमेशा दो शब्द लिखते चलिएगा। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अपक्रिया कहलाती है। तो बताइए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो यहां पे क्या, दो या दो से अधिक लोग क्या हो रहे हैं, मिलकर एक हो रहे हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं संयोजन अपक्रिया का उदाहरण Na प्लस Cl2। तो उदाहरण देख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं उदाहरण 1 नंबर का। तो Na प्लस Cl2 मिलकर बना लेगा NaCl, NaCl। यहां दो लगा लीजिए संतुलित करते समय। तो यह देखिए एक यहां पे दो लग जाएगा, तो यह संतुलित हो जाएगा। फिर दूसरी रासायनिक अपक्रिया आप लोग देख लीजिए, H2 प्लस Cl2 मिलकर बन जाते हैं 2HCl। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, तो आइए अब आते हैं वियोजन अपक्रिया यानी कि अपघटन अपक्रिया पर। देखिएगा, अब यहां पे हम लोग देखेंगे अपघटन या वियोजन अपक्रिया। तो पहला आपको यहां पे मैं काट देता हूं, यहां पे देख लीजिए। अब आ जाते हैं वियोजन पर। तो फिर वही दो जो शब्द याद किए हैं पहले शुरू में लिख लीजिए। वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक किसी विशेष परिस्थिति पर विशेष परिस्थिति यहां ताप दाब आदि पर टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है
वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कहलाती है। कहलाती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल तो जो अभी आपने लिखा था ना उसी को पलट दीजिए। उदाहरण, तो अन्य उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे CaCO3 है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको गर्म करते हैं तो कैल्शियम और यहां पे CO2 कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और CO2 गैस से मुक्त होती है, ठीक है। तो यह आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं H2O। तो यहां पे जल जब टूटेगा तो यहां पे बनता है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2, ठीक है। तो जल जब टूटता है तो यह बन जाता है H2 प्लस O2। तो इसी का उल्टा लिखते चलेंगे तो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? संयोजन अपक्रिया हो जाएगी। तो यहां पे 2 लगा लीजिए और ऑक्सीजन 2 है ही, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो यह रही वियोजन अपक्रिया। एक बार पढ़ते हैं फिर से। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एकल, अच्छा परीक्षा में आप लोग अभिक्रिया को पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक, तो इधर वाले पक्ष को अभिकारक बोलते हैं, जो तीर के उधर होता है उसे क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद नहीं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक किसी विशेष परिस्थिति, ताप दाब आदि पर टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण यह रहे। अब आइए देखते हैं हम लोग विस्थापन अपक्रिया। तो देखिएगा कौन सी अपक्रिया है? अब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अपक्रिया, ठीक है। देखिएगा तो क्या लिखेंगे, मतलब यहां पे सुन लीजिए, यहां पे जैसे यह A है और B है और यहां C है, तो यह देखिए यह तो हो जाएगा यौगिक, यह क्या हो जाएगा? यौगिक। और यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा तत्व। तो जब कोई अब यह क्रियाशील ज्यादा रहेगा, यहां पे यह क्रियाशील होना चाहिए। और कितना क्रियाशील? अधिक क्रियाशील। इसमें मान लेते हैं C है एक और तत्व, यहां पे C और ये दोनों तत्व हैं, ठीक है। तो यहां पे यह कम क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व है। तो यह अधिक क्रियाशील तत्व जब कम क्रियाशील तत्व को यहां से विस्थापित कर दे तो इसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया। तो यह अपक्रिया जब यह बनेगा तो हमको मिलेगा AC प्लस B, ठीक है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो देखिएगा, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब यह कहां से पता चलता है कौन अधिक क्रियाशील है? उसके लिए सक्रियता श्रेणी पता है आपको, तो वहां से यह पता करते हैं, ठीक है। तो यहां पे उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण देखिएगा, तो एक ही उदाहरण इसका लिखते हैं, बाकी आप लोग नोट से देख लीजिएगा जो पहले बनाया गया है, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं, तो CuSO4 प्लस Na। तो जब यह Na से क्रिया करेगा तो सोडियम, यहां कॉपर जो है कम क्रियाशील है, Na अधिक क्रियाशील है, तो यह इसको हटा देगा। तो यह बनता कैसे है? Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2, और सोडियम क्या बनता है? Na प्लस, ठीक है। तो यह इसको हटा देगा, इसको क्या कर देगा? हटा देगा। तो यह बन जाएगा यहां पे, अब यह मिल जाएगा इससे, तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस Cu प्लस
Cu, तो यहां पे हो गया यह विस्थापन अभिक्रिया। इसको पहचानने का तरीका क्या रहेगा, तो कोई तत्व आ जाए प्लस यौगिक आ जाए तो समझ लीजिएगा आप लोग यह आपकी कौन सी क्रिया होने वाली है, यह कौन सी क्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए एक बार, मैं आता हूं। तो भाई देखते हैं अगली रासायनिक अभिक्रिया। तो विस्थापन हो गई है। अब हमें देखना है द्विविस्थापन, या जिससे हम क्या कहते हैं, द्विअपघटन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब यहां पे देखिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया हमको देखनी है। तो इसमें क्या होता है, तो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिएगा, तो कौन सी अभिक्रिया बच गई, यह जहां तक हो गया काटिए इसको, तो हो गया, काट दिए। तो यहां पे द्विविस्थापन आ जाते हैं हम चौथी रिएक्शन पर। तो द्विविस्थापन या फिर इसी को क्या बोलते हैं, द्विअपघटन, द्विअपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पे लिखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के मध्य, यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जिसके मध्य मतलब यौगिकों के मध्य जिसमें क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे या द्विअपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं, देखिएगा उदाहरण। तो यहां पे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl, तो यहां पे जब क्रिया कराएंगे तो AgNO3 टूटेगा Ag प्लस NO3 में, यहां +1 और यहां -1, और यहां पे K+1 और Cl -1, तो इसका प्लस वाला इसके माइनस से, इसका यह प्लस वाला यहां के माइनस से, तो बन जाता है AgCl और बन जाता है KNO3। ठीक है, तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया हो गई। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। तो द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग उपचयन पर। देखिए ऑक्सीडेशन पर, तो हमारे पास है उपचयन, 5वें नंबर की अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, क्या है, उपचयन, या इसे बोलते हैं आक्सीकरण, आक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिएगा, तो इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की तो वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होगी, तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी जो है उपचयन अभिक्रिया। और यहां पे ऑक्सीजन परमाणुओं के आधार पर ही क्लास 10th में इसकी परिभाषा पूछता है। क्या पूछता है, परिभाषा पूछता है। तो देखिएगा, देखिए वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ, जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की वृद्धि या हाइड्रोजन परमाणुओं की, यहां या याद रखिएगा, ठीक है, वो और मत लिखिएगा, या हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है, कमी होती है, उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको, और इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं। बिना उदाहरण की कोई अभिक्रिया लिख के नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जाम्पल देखिए, Cu यहां पे जड़यन पहले कर लेते हैं, जड़यन O
प्लस सी, तो यह बना लेगा सी Zn प्लस CO। देखिए कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहां ऑक्सीजन बढ़ गया, तो कार्बन पदार्थ जो पदार्थ है इसके साथ ऑक्सीजन की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो यहां पे कौन सी अपक्रिया है, यह उपचयन। कौन सी अपक्रिया है, उपचयन। और ऑक्सीजन इसे किसने दिया, उपचयन करने के लिए, इसे ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए किसने दिया, तो इसने दिया, तो इसे कहेंगे उपचायक। तो उपचयन करने का काम किसने करवाया, तो उपचयन का काम किसने करवाया, तो Zn-O ने, इसके पास ऑक्सीजन था, इसको दिया, तो यह कहलाएगा उपचायक। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, कभी कभी पहचानने के लिए दे देता है निम्नलिखित में उपचायक कौन है, अपचायक कौन है, इस तरह से। ठीक है, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की वृद्धि या हाइड्रोजन परमाणुओं की क्या होती है, कमी होती है, उपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से दर्शा देंगे उसमें, या दर्शाना नहीं भूलेंगे, इसको जरूर दर्शाना है। और यहां पे यह मैंने समझाया कि कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ देगा कि अपचायक कौन है, उपचायक कौन है। ठीक है, तो आइए अगली रासायनिक अपक्रिया पर आते हैं। तो उपचयन हो गया, अब आ जाते हैं अपचयन पर। ठीक है, इसी उदाहरण के साथ हम अपचयन को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब हमारे पास है यह नंबर 6, तो लिखेंगे कौन सी अपक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। रिडक्शन माने कमी होना, यानी कि सब कुछ हम डिसाइड किससे कर रहे हैं, ऑक्सीजन से कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की कमी होगी ना किसी पदार्थ के साथ, तो हम कहेंगे कौन सी अपक्रिया है, अपचयन अपक्रिया है। ठीक है, अब देखिए, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की कमी या हाइड्रोजन परमाणुओं की वृद्धि होती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण देखिए, तो उदाहरण वही लेके आना है जो हमने पहले लिखा है अभी। तो देखिएगा ZnO प्लस C। अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, तो ZnO प्लस C, और यहां हो जाएगा Zn प्लस CO, Zn प्लस CO। अब देखिए यहां पे जो हुआ है, ऑक्सीजन की कमी यहां आई, ZnO के पास ऑक्सीजन था, यहां देखिए पहुंचते ही ऑक्सीजन खत्म, तो यहां हो गया अपचयन। तो इसका ऑक्सीजन छीन किसने लिया, तो कार्बन ने, यानी कि अपचयन का कमवा कौन करवाया है, तो कार्बन ने। तो यहां कहेंगे यह अपचायक है, यह क्या है, अपचायक। तो अपचयन का कार्य करवाने वाला अपचायक होगा, उपचयन का कार्य करवाने वाला उपचायक होगा। तो यहां इसने ऑक्सीजन लेकर इसका अपचयन करवाया, इसलिए यह क्या है, अपचायक। क्या है, अपचायक है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन परमाणुओं की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन परमाणुओं की कमी होती है, क्या कहलाती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो यह भी हो गई। अब हमारे पास है रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल के साथ हम लोग वह भी देखेंगे। तो ठीक है, 7वीं अपक्रिया देखिए, ये देखिए एक ही अपक्रिया से कई को, तो यहां पे निशाना बना रहे हैं कई अपक्रिया को, तो देखिएगा आसान है काफी। रेडॉक्स अपक्रिया, ललका बैल अपक्रिया नहीं है। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया, यहां पे ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, तो यहां पे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, देखिए यहां रिडॉक्स हो गया, यह ऑक्सीडेशन का हो गया। तो रेड धन ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो यह हो जाता है रिडॉक्स अपक्रिया, दोनों को मिलाकर। तो लिखेंगे वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ, जिसमें, यह मत लिखिएगा, सॉरी, जिसमें उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं
अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती हैं, साथ साथ चलती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण देखिए, वही उदाहरण उठा के यहां पे लाइए, तो लाते हैं, चलिए। तो क्या लिखा था, ZnO प्लस सी और बन गया Zn प्लस CO। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उपचयन, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन घटेगा तो अपचयन। कितना आसान है। तो दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कह देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो एक लाइन में लिख सकते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। सो सिंपल। तो आइए आप बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया की। तो रेडॉक्स खत्म हो गया, उदासीनीकरण आते हैं। देखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमारी होगी 8वीं हेडिंग अब, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, देखिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो क्या क्या करेंगे क्रिया, देखिए, अम्ल और क्षारक परस्पर क्रिया करेंगे, क्या क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। तो उदाहरण देखिएगा, तो उदाहरण क्या है, देखिए, तो उदाहरण है आपका, तो यहां पे एक क्षार लेना है और एक क्या लेना है, अम्ल लेना है। तो ये अम्ल ले लेते हैं HCl और क्षार ले लेते हैं NaOH, दोनों को मिलाना है। तो यहां Na और Cl मिल जाएंगे तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, और H और OH मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। इसी प्रकार से और रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है तो लिख दीजिए, यह एक हो गई, यह दूसरे नंबर की, H2SO4 ले लीजिए और क्या ले लीजिए, KCl ले लीजिए, KOH, KCl कहां से लेंगे, KOH लेंगे। तो K यहां पे K और SO4 मिल जाएगा तो K2SO4 बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, संतुलित कर लेंगे आप लोग। तो यह संतुलित नहीं है क्योंकि, ठीक है, कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, तो एक बार फिर से हम इस रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ देते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एक अम्ल लेंगे, एक क्षारक लेंगे, मिलाकर लवण और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, तो वह हो गई उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आते हैं योगात्मक अभिक्रिया। यह कार्बनिक यौगिकों से संबंधित है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट लगेगा। ठीक है उसी के समान लेकिन थोड़ा सा भिन्न रहेगा, देखिएगा। तो योगात्मक अभिक्रिया अगली हेडिंग है 9, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए, तो योगात्मक अभिक्रिया किसमें होती है, कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में। तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक, देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक बिना किसी परमाणु का त्याग किए अन्य परमाणु या परमाणुओं
अन्य परमाणु या परमाणुओं को स्वयं में शामिल कर लेता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब यहां पे बिना त्यागे करना है तो सिंगल बॉन्ड वाला तो नहीं चलेगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है, तो लिखेंगे यह अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में होती है। अब उदाहरण के साथ स्पष्ट करिए। देखिए उदाहरण इसका, जैसे यहां पे हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड C और यहां पे लगा दिया H, ठीक है, और इसकी क्रिया करा दी H2 से, तो यह देखिए, तो यह संतृप्त होना चाहेगा। कोई भी जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह संतृप्त बनने की कोशिश करते हैं, तो यह संतृप्त होना चाहेगा, तो एक ऑक्सीजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको, और इसका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो H2 इसके पास पहले से है, इसके पास H2 पहले से है, एक की कमी नजर आ रही 4 पूरा करने में, क्योंकि कार्बन के पास कितने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य में 4 होते हैं। तो यहां पे देखिए 4 तो बना हुआ था डबल बॉन्ड करके, लेकिन सिंगल बॉन्ड करके 4 करना रहेगा तो 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो यहां पे हमने इस तरह से कर दिया। तो यह है कौन सी अभिक्रिया, यह है आपकी योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक बिना किसी परमाणु का त्याग किए अन्य परमाणु या परमाणुओं को स्वयं में शामिल कर लेता है, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में होती है। ठीक है, तो आइए अब लिखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहां पे विस्थापन से भी यह थोड़ा भिन्न रहेगा, क्योंकि यह कार्बनिक यौगिकों के लिए लिखी जाती है। ठीक है, तो देखिएगा, है उसी समान, तो क्या नाम है इसका, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। 9वां देखेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देख लीजिए, गिनती कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह 10 है, यह कौन हो जाएगा, 10। ठीक है, पीछे का क्रमांक गड़बड़ होगा तो देख लीजिएगा, यहां पे 10वां नंबर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह भी उसी समान लिखेंगे, बस थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे कि परमाणुओं को त्याग कर अन्य परमाणुओं को ग्रहण करना। ठीक है, देखिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक किसी परमाणु या परमाणु समूह का त्याग करके परमाणु या परमाणु समूह को स्वयं में शामिल करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। यह किसकी विशेषता है, तो यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की विशेषता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की विशेषता है, याद रखेंगे। ठीक है, और यह क्यों उसकी विशेषता है, क्योंकि सबसे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका पेट भरा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा डालने के लिए कुछ से पहले का निकालना होगा, फिर एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो इस तरह से यह क्या हो गई, प्रतिस्थापन। तो परमाणु या परमाणु समूह का त्याग करके अन्य, यहां अन्य जोड़ लीजिएगा, अन्य परमाणु या परमाणु समूह स्वयं में शामिल करता है, क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो फिर से पढ़ देते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक किसी परमाणु या परमाणु समूह का त्याग करके अन्य परमाणु या परमाणु समूह को स्वयं में, यहां पे को लिख लीजिएगा, को स्वयं में शामिल करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए देखते हैं यहां पे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, उदाहरण। तो उदाहरण देखिएगा, तो यहां पे हम लिख लेते हैं, यहां पे CH4,
इसकी क्रिया करा देते हैं Cl2 से। ठीक है, तो यहां से यह देखिए H गायब हो जाएगा, एक H गायब होगा पहले। यह 4 स्टेप में क्रिया होती है, इसे क्लोरीनीकरण कहेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे। यहां पे देखिए लिखा भी है क्लोरीनीकरण। तो यहां पे देखिएगा H, यहां से एक Cl आ गया और एक H जो है Cl के साथ क्रिया करके HCl बना लेगा। तो यहां पे देखिए हाइड्रोजन परमाणु क्या हो गया, क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो गया, यानी हाइड्रोजन हटा है तो क्लोरीन आया है। तो यह कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टरीकरण की बात करते हैं। चलिए, तो अभिक्रिया नंबर 11। तो 11 नंबर है एस्टरीकरण। तो देखिए यह क्या है, तो देख लीजिए पहले यहां पे। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यहां पे लिखिए एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल व एथेनॉल C2H5OH की क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण कहते हैं तथा बनने वाले एथिल एसीटेट को एथिल एसीटेट को एस्टर कहते हैं। एस्टर कहते हैं। देख लीजिए फिर से, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में CH3COOH व C2H5OH की क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं तथा बनने वाले एथिल एसीटेट को एस्टर कहते हैं। तो इसकी अभिक्रिया लिखनी है, यह उदाहरण नहीं देंगे, यह अभिक्रिया है एकमात्र, इसमें ना अभिक्रिया ही पूरी लिखनी है। तो CH3COOH और यहां पे हो जाएगा C2H5OH और अब क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहां पे देखिएगा यह H है, तो पहले तोड़ेंगे तो यह बनेगा CH3COO निगेटिव और यह बनेगा H प्लस, और यह बनेगा क्या, C2H5, यहां बनेगा प्लस और यहां बनेगा OH माइनस। तो यहां पे यही बना लेगा एथिल एसीटेट। तो कैसे बनेगा, CH3COO C2H5 और H प्लस और OH आयन मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। ठीक है, यह रहा आपका, देखिएगा यह है क्या, एस्टरीकरण, यह है एस्टरीकरण। तो फिर से देख लीजिए इसको। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में CH3COOH व C2H5OH की क्रिया कराने से एथिल एसीटेट का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं, और बनने वाले एथिल एसीटेट को एस्टर कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया नीचे लिखी गई है। ठीक है, अब आते हैं साबुनीकरण पर। ठीक, ध्यान दीजिएगा। साबुनीकरण तो 12, साबुनीकरण। तो देखिए, तो साबुनीकरण अभिक्रिया को मैं लिखता हूं पहले। तो उच्च वसी अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर लेते हैं, उच्च वसी ग्लिसरॉल, उच्च वसी अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर को यहां पे जब लगा लीजिएगा, जब उच्च वसी अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टर को जलीय NaOH या
KOH के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है, तो साबुन का निर्माण होता है। इसे ही साबुनीकरण कहते हैं, इसे ही साबुनीकरण कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? साबुनीकरण। तो क्या लिखा है फिर से पढ़िएगा, देखिए। जब उच्च वसीय अम्लों की ग्लिसरॉल एस्टर को जलीय NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है, इसे ही साबुनीकरण कहते हैं। तो अब देखिए उच्च वसीय अम्लों का ग्लिसरॉल एस्टर क्या है? C17H35, ठीक है, COO। फिर लिखिए C17H35 COO, C17H35 COO। यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड निकालिए, CH सिंगल बॉन्ड CH2, जलीय NaOH, तो 3 NaOH, आपको यह याद ही होगा, मैं केवल डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। और OH यहां से यह वाला हिस्सा निकल जाता है, पहले तो यह वाला हिस्सा निकल जाएगा यहां से, तो निकाल लीजिए इसको। तो क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, लेकिन यहां पे फिर लग जाता है OH OH OH, यहां से 3 OH निकलकर इसके साथ लग गया, इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं? ग्लिसरॉल। और यहां से फिर बचा है C17H35 COO, 3 बार, तो 3 लिख देंगे, 3C17H35, 3C17H35 COO, और Na है तो 3 लिखे ही है, पहले 3 लगा ही है, तो Na केवल लगा दीजिए, तो यह हो गया Na। यह है साबुन, इसे क्या बोलते हैं? साबुन बोलते हैं। ठीक है, तो इसे एक बार देख लीजिए, यहां यह निशान नहीं लगाएंगे आप लोग, यह तो मैंने समझाने के लिए लिखा कि इसको यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यह रहा आपका साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब आते हैं क्लोरीनीकरण पर, इसको मिटाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया नंबर 13। तो अब हमें पढ़ना है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, तो यह किस अभिक्रिया की हिस्सा, यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? क्लोरीनीकरण। तो यह आपका है उदाहरण योगात्मक अभिक्रिया का, नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। तो आप यह जान लीजिएगा कि जो क्लोरीनीकरण है यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या है? एग्जाम्पल है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती किसमें है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोरीनीकरण कहलाती है। तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, जिसमें किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणुओं द्वारा विस्थापित किया जाता है, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या करना? हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करना संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, और किसके द्वारा? क्लोरीन परमाणुओं द्वारा। तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, क्लोरीनीकरण कहलाती है। तो उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण में हम लोग लिखेंगे मेथेन का एग्जाम्पल, जो कि आप पहले से जानते हैं। तो CH4, अब यहां पर मैं शार्ट में लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर बनाकर नहीं लिख रहा हूं। Cl2 से क्रिया करानी है तो एक H यहां गायब होगा, तो CH3 हो जाएगा, और Cl आ जाएगा, तो एक H जो है Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा। फिर इसको लेके आएंगे यहां पे CH3Cl, फिर क्या होगा? फिर Cl से क्रिया करानी, Cl2 से क्रिया, फिर एक H गायब होगा तो CH2 हो जाएगा,
और फिर Cl2 यहां बढ़ जाएगा, एक Cl बढ़ जाएगा तो Cl2 हो जाएगा। यह तब तक चलेगा जब तक कि सभी H गायब नहीं हो जाते हैं, ठीक है। इसे ही क्लोरीनीकरण कहा जाएगा, जब सभी हाइड्रोजन विस्थापित हो जाए किससे, क्लोरीन द्वारा। अब यहां पे हो जाएगा क्या, यहां पे आप लिख देंगे HCl बनेगा, लास्ट में HCl बनना, फिर इसको उठा के लाएंगे CH2 Cl2 और यहां पे फिर Cl2 से क्रिया कराएंगे, Cl2 से क्रिया कराएंगे, ठीक है। तो फिर एक H गायब होगा, फिर यह Cl3 हो जाएगा, तो CHCl3 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा HCl, फिर इसकी उठा के लाइए इसको तो CHCl3, फिर Cl2 से क्रिया कराइए, यह भी हाइड्रोजन जो बचा वह भी गायब और Cl4 हो जाएगा, तो CCl4 हो गया और प्लस HCl हो गया। इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्वेश्चन पूछ देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, तो आप कह देंगे कि जो मेथेन है उसके क्लोरीनीकरण के द्वारा, मेथेन की क्लोरीनीकरण अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहां पे हो गया यह, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं को क्लोरीन परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, किया जाता है, क्लोरीनीकरण कहलाती है, ठीक है, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारे पास है हाइड्रोजनीकरण। तो हाइड्रोजनीकरण एक क्या है, यह है योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमारे पास जो है लास्ट अभिक्रिया आ चुकी है, अब वह है कौन, हाइड्रोजनीकरण। सरोजनीकरण नहीं, हाइड्रोजनीकरण है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, नहीं तो लिख के आएंगे सरोजनी नायडूकरण। तो आपके पास है आखिरी अभिक्रिया 14 नंबर, तो रहेगा हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण। तो यह भी लिखेंगे उसी प्रकार, वह रासायनिक अभिक्रिया, या लिख सकते हैं सीधे सीधे लिखेंगे, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणुओं की योगात्मक क्रिया, हाइड्रोजन परमाणुओं की योगात्मक क्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण लिख लेते हैं। तो यह भी उदाहरण आप लोग देख चुके हैं, अभी जब हम लोग कौन सी योगात्मक अभिक्रिया पढ़ रहे थे उसी में से कोई एक उठा लाइए। तो एक ही बताया था तो एक ही उठा लाएंगे वही। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड C के बीच और यहाँ दोनों, यहाँ H लगा दिया था हमने, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, फिर H2 से क्रिया कराई थी हमने, और H2 से क्रिया कराने के बाद यहाँ पे बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया था और हर जगह क्या आ गया था, हाइड्रोजन। तो अन्य सभी 3 जगहों पर बची हुई शेष 3 जगहों पर हाइड्रोजन आ गया था, दो पहले से थे, एक एक इस अभिक्रिया करने के बाद हो गया। तो असंतृप्त से यह क्या बन गया, संतृप्त बन गया। यहाँ पे हाइड्रोजन की योगात्मक अभिक्रिया हुई है। दूसरी रिएक्शन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों पक्षों में H लग गया और इसकी क्रिया कराएंगे H2 से। तो यहाँ पे H2 से 2H2 से करा दीजिए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन और चाहिए, 2 इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा मैं नीचे बना देता हूं, यहाँ पे इस प्रकार से स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद। यह है हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। तो यह रही आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं का पूरा जो है, एक वीडियो में मैंने सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को कवर किया, जो कि कक्षा 10 में बोर्ड के लिए बहुत अति आवश्यक है। तो बहुत आवश्यक है, इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जो हाई स्कूल का एग्जाम देने वाले हैं इस वर्ष, तो आप उन तक शेयर भी कर दीजिएगा, और ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।